सीखेंगे सीधा समानुपात। अमित ने 20 रुपए में 2 चॉकलेट खरीदी और निशा ने 40 रुपए में 4 चॉकलेट खरीदी। क्या आप बता सकते हैं किसकी चॉकलेट महंगी थी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम कह सकते हैं कि अमित द्वारा खरीदी गई चॉकलेट की संख्या और निशा द्वारा खरीदी गई चॉकलेट की संख्या का अनुपात 2:4 यानी 1:2 है। इसी तरह उनके मूल्यों का अनुपात यानी रेशो 20:40 यानी 1:2 है। इससे यह ज्ञात होता है कि चॉकलेट की संख्या 2 गुना हुई है, इसी तरह उनका मूल्य भी 2 गुना हुआ है। इस तरह से यहाँ चॉकलेट का मूल्य उनकी संख्या पर निर्भर है। हम कह सकते हैं कि यहाँ चॉकलेट की संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान है। इस तरह से यदि 2 अनुपात समान हैं, तो वे समानुपात यानी प्रपोर्शन में होते हैं। अनुपातों में समानता दर्शाने के लिए इस चिन्ह का या इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहाँ समानुपात की स्थिति है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अमित और निशा दोनों के लिए चॉकलेट का मूल्य समान था, यानी किसी की भी चॉकलेट महंगी नहीं थी। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती है जब एक राशि यानी क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है। जैसे यदि चॉकलेट की संख्या में वृद्धि होती है तो अवश्य उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी, लेकिन प्रत्येक स्थिति में चॉकलेट की संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान होगा। यदि इस प्रकार एक राशि x में वृद्धि होने पर दूसरी राशि y में इस प्रकार वृद्धि हो कि अनुपात x/y में कोई बदलाव नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि x और y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ऐसी स्थिति में x/y एक अचर यानी कांस्टेंट होता है। चलिए इसे k माने, जहां k एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर है। ऐसी स्थिति में x k गुणा y होता है। सीधे अनुपात की स्थिति में यदि x के मान x1, x2, x3 इत्यादि हो और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि हो, तो हम लिख सकते हैं x1/y1 बराबर x2/y2 बराबर x3/y3 इत्यादि बराबर k। इससे यह ज्ञात होता है कि ऐसी स्थिति में दोनों राशियां सीधे विचरण करती है, यानी कि अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इस संकेत का अर्थ है k समानुपाती है। इस तरह से इस कथन को हम पढ़ते हैं x y के समानुपाती है। जैसे इस स्थिति में चॉकलेट की संख्या चॉकलेट के मूल्य से समानुपाती है। अब चलिए कुछ स्थितियों में सीधा समानुपात और अच्छे से समझें। एक मशीन एक दिन में कुछ वस्तुएं बनाती है। यदि हम मशीनों की संख्या बढ़ाएं तो बनने वाली वस्तुओं की संख्या पर क्या प्रभाव होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ मशीनों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी या कम होगी, उसी अनुपात में वस्तुओं की संख्या भी बढ़ेगी या कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीनों की संख्या और बनने वाली वस्तुओं की संख्या में सीधा समानुपात है। क्या दीवार का क्षेत्रफल और उसे पेंट करने के लिए रंग की आवश्यक मात्रा में भी सीधा समानुपात है?
सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हमें दीवार के क्षेत्रफल के अनुसार रंग की मात्रा आवश्यक होगी, यानी कि जिस अनुपात से क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, उसी अनुपात से रंग की मात्रा भी बढ़ेगी या घटेगी। इसलिए दीवार का क्षेत्रफल और उसे पेंट करने के लिए रंग की आवश्यक मात्रा में भी सीधा समानुपात है। एक निश्चित काम के लिए क्या मजदूरों की संख्या और समय में भी सीधा समानुपात है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इनमें सीधा समानुपात नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो समय कम लगेगा, जबकि यदि मजदूरों की संख्या घटती है तो समय अधिक लगेगा। ऐसी स्थिति में सीधा समानुपात नहीं होता, बल्कि प्रतिलोम समानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, जिसे हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो आज हमने सीधा समानुपात के बारे में जाना। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे सीधे समानुपात से संबंधित उदाहरण। यदि एक रेलगाड़ी एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड से 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ज्ञात कीजिए वह 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दी गई स्थितियों के लिए हम इस प्रकार सारणी बना सकते हैं। जब समय 3 घंटे है तब दूरी 180 किलोमीटर है। जब समय 7 घंटे है तब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को y2 मान लेते हैं। यहाँ एक समान चाल का अर्थ है निश्चित समय में निश्चित दूरी तय की जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ समय और दूरी में सीधा समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जब चाल निश्चित हो तो अधिक समय में अधिक दूरी तथा कम समय में कम दूरी तय की जाएगी। दी स्थिति में दोनों राशियां इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात एक अचर यानी कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय और दूरी सीधे समानुपात में हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि यदि x y के समानुपाती हो तो x के मानों और संगत y के मानों के लिए x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 बराबर x3 बटे y3। इसलिए दी स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं 3 बटे 180 बराबर 7 बटे y2, यानी कि y2 बराबर 7 गुणा 180 बटे 3 किलोमीटर बराबर 7 गुणा 60 किलोमीटर बराबर 420 किलोमीटर, यानी कि रेलगाड़ी 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्या हम इसे एकिक विधि यानी यूनिटरी मेथड से भी हल कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इसे एकिक विधि से भी हल कर सकते हैं। यह रेलगाड़ी 3 घंटों में 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस तरह से यह 1 घंटे में 180 बटे 3 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय करती होगी। इसलिए 7 गुणा 60 किलोमीटर बराबर 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। मीना 4 मिनट में 92 शब्द लिखती है। यदि उसे 480 शब्दों का एक निबंध लिखना है तो आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। दी गई स्थितियों के लिए हम इस प्रकार सारणी बना सकते हैं, जहां x2 480 शब्दों को लिखने के लिए आवश्यक समय है। हम जानते हैं कि शब्दों की संख्या में जिस अनुपात से वृद्धि होगी, उसी अनुपात में आवश्यक समय में भी वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ समय और शब्दों की संख्या में सीधा समानुपात है। सीधे समानुपात की स्थिति में यदि x y के समानुपाती हो तो x के मानों और संगत y के मानों के लिए x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 बराबर x3 बटे y3। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 बटे 92 बराबर x2 बटे 480, यानी कि x2 बराबर 4 बटे 92 गुणा 480 मिनट्स बराबर 20.86 मिनट। इसलिए मीना को 480 शब्दों का एक निबंध लिखने के लिए 20.86 मिनट का समय आवश्यक है। चलिए अगला उदाहरण देखें। यदि 2 मजदूर मिलकर कुछ दिनों में 50 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं तो ऐसे कितने मजदूर मिलकर उतने ही दिनों में 75 मीटर लंबाई की दीवार बना सकते हैं। यहाँ जब मजदूरों की संख्या 2 है तब दीवार की लंबाई 50 मीटर है। हमें मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है जिससे कि उतने ही दिनों में 75 मीटर लंबाई की दीवार बनाई जाए। मान लेते हैं कि x मजदूर 75 मीटर लंबाई की दीवार बनाएंगे। यहाँ मजदूरों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी उसी अनुपात में काम भी बढ़ेगा। इस तरह से यहाँ मजदूरों की संख्या और दीवार की लंबाई सीधे समानुपात में है। इसलिए दी स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं 2 बटे 50 बराबर x बटे 75, यानी x बराबर 2 बटे 50 गुणा 75 बराबर 3 मजदूर। इसलिए 75 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 3 मजदूर लगेंगे। तो आज हमने देखे सीधे समानुपात से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखेंगे सीधे समानुपात से संबंधित कुछ और उदाहरण। एक विधि के अंतर्गत 15 बिस्कुट बनाने के लिए दी गई सामग्री आवश्यक है। यदि मीना को 400 बिस्कुट बनाने होंगे तो आवश्यक सामग्री की मात्रा ज्ञात कीजिए। 15 बिस्कुट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री 105 ग्राम मक्खन, 90 ग्राम आटा, 75 ग्राम पीसी हुई चीनी, 30 ग्राम चॉकलेट। यहाँ हमें 15 बिस्कुट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री दी गई है। जिस अनुपात में बिस्कुट की संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात यानी प्रपोर्शन में आवश्यक सामग्री की मात्रा भी बढ़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिस्कुट की संख्या और सामग्री की मात्रा में सीधा समानुपात यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन है। चलिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री ज्ञात करें। बिस्कुट की संख्या और मक्खन की मात्रा में संबंध हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। मान लीजिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए मक्खन की आवश्यक मात्रा y1 है। चूंकि बिस्कुट की संख्या और मक्खन की आवश्यक मात्रा में सीधा समानुपात है, इसलिए 15/105
बराबर 400/Y1। इसलिए मक्खन की मात्रा यानी Y1 बराबर 400 गुणा 105/15 बराबर 2800 ग्राम बराबर 2.8 किलोग्राम है। बिस्कुट की संख्या और आटे की मात्रा में संबंध हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब मान लीजिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए आटे की आवश्यक मात्रा Y2 है। चूंकि बिस्कुट की संख्या और आटे की मात्रा में सीधा समानुपात है, इसलिए 15/90 बराबर 400/Y2। इसलिए आटे की मात्रा यानी Y2 बराबर 400 गुणा 90/15 बराबर 2400 ग्राम या 2.4 किलोग्राम है। इसी तरह अब आप वीडियो रोककर पीसी हुई चीनी और चॉकलेट की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको 400 बिस्कुट बनाने के लिए पीसी हुई चीनी की मात्रा 2 किलोग्राम तथा चॉकलेट की मात्रा 0.8 किलोग्राम प्राप्त होगी। इस तरह मीना को 400 बिस्कुट बनाने के लिए इस प्रकार सामग्री आवश्यक होगी। चलिए अगला उदाहरण देखें। यहाँ दिए हुए मानचित्र में आकाश द्वारा तय की गई दूरी दर्शाई गई है। यदि वह हर रोज 360 कदमों में 300 मीटर दूरी तय करता है, तो ज्ञात कीजिए कि यहाँ वह अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए कितने कदम चला होगा। यहाँ तय की गई कुल दूरी है 14 मीटर धन 45 मीटर धन 18 मीटर धन 15 मीटर धन 13 मीटर बराबर 105 मीटर। दी स्थिति को हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं, जहां x 105 मीटर दूरी तय करने के लिए आवश्यक कदमों की संख्या निरूपित करता है। हम जानते हैं कि जिस अनुपात से तय की गई दूरी बढ़ेगी, उसी अनुपात में कदमों की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए यहाँ दूरी और कदमों की संख्या में सीधा समानुपात है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 360/300 बराबर x/105, यानी कि x बराबर 360/300 गुणा 105 बराबर 126 कदम। इसलिए आकाश अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए 126 कदम चला होगा। इन उदाहरणों से आपकी सीधे समानुपात की समझ बन गई होगी। आज हमने देखे सीधे समानुपात से संबंधित कुछ और उदाहरण। प्रतिलोम समानुपात के बारे में। पिछले वीडियो में हमने उस स्थिति के बारे में चर्चा की जब दो राशियां एक साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर यानी कांस्टेंट रहता है। हम कहते हैं कि तब दो राशियां सीधे समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। अब आइए इसकी विपरीत स्थिति देखें। यहाँ एक बड़ी सी टंकी है। एक नल से इसे भरने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। क्या आप बता सकते हैं यदि हम 2 नल लगाएंगे तो अब टंकी भरने में समय इससे अधिक लगेगा या कम? सोचिए। बिल्कुल सही। 2 नल लगाने से टंकी जल्दी भरेगी यानी समय कम लगेगा। चूंकि यहाँ नलों की संख्या 2 गुना हुई है,
इसलिए समय आधा हो जाएगा, यानी कि 2 नल टंकी को 12 विभाजित 2 बराबर 6 घंटे में भरेंगे। इसी तरह अगर हम 3 नलों का प्रयोग करते हैं तो टंकी को 4 घंटे समय लगेगा। इस तरह से हम निम्नलिखित सारणी बना सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यदि नलों की संख्या में वृद्धि होती है तो आवश्यक समय घटता है, और यदि नलों की संख्या में कमी होती है तो आवश्यक समय बढ़ता है। जैसे जब नलों की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो जाए तो समय 12 घंटों से घटकर 6 घंटे हो जाता है। यहाँ नलों की संख्या 2 गुना हुई है, लेकिन टंकी को भरने का समय आधा हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि पहली और दूसरी स्थिति के संदर्भ में नलों की संख्या का अनुपात और टंकी को भरने के लिए आवश्यक समय का अनुपात एक दूसरे के प्रतिलोम यानी इनवर्स है। किसी भी स्थिति में यदि हम नलों की संख्या और टंकी को भरने के लिए आवश्यक समय का गुणन करेंगे तो गुणनफल एक अचर यानी कांस्टेंट रहता है। यदि हम नलों की संख्या को x से निरूपित करें और आवश्यक समय को y से, तो x में वृद्धि होने पर y में कमी होती है। इसी तरह x में कमी होने पर y में वृद्धि होती है, लेकिन xy हमेशा एक अचर रहता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि x y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इस तरह से यदि दो राशियों x और y के लिए xy बराबर k हो, जहाँ k एक अचर हो और x y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता हो, तो हम कहते हैं कि x और y प्रतिलोम समानुपात में विचरित है। ऐसी स्थिति में यदि x के मान x1, x2, x3 इत्यादि हो और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि हो, तो x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 इत्यादि बराबर k होता है। चलिए प्रतिलोम समानुपात की कुछ स्थितियां देखें। यदि कुछ निश्चित धनराशि का बंटवारा किया जाना हो तो भागों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही प्रत्येक भाग में आने वाली धनराशि में समानुपातिक कमी होगी। इस तरह से भागों की संख्या और प्रत्येक भाग में आने वाली धनराशि में प्रतिलोम समानुपात होगा। किसी निश्चित क्षेत्र में वर्गाकार टाइलें लगवानी हो तो टाइलों के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ही टाइलों की संख्या में समानुपातिक कमी होगी। इस तरह से यहाँ टाइलों का क्षेत्रफल और टाइलों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात होगा। जब आयत का क्षेत्रफल अचर रखा जाए तो लंबाई में वृद्धि होने पर चौड़ाई में समानुपात में कमी होगी। इसलिए निश्चित क्षेत्रफल के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रतिलोम समानुपात होता है। इसी तरह आप और स्थितियां ज्ञात कीजिए जहां प्रतिलोम समानुपात दिखाई देता है। तो आज हमने सीखा प्रतिलोम समानुपात। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को देखेंगे। हम देखेंगे प्रतिलोम समानुपात के उदाहरण। एक छात्रावास में 135 लड़कों के लिए 26 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। यदि इस छात्रावास में 60 लड़के और आ जाए तो ज्ञात कीजिए यह भोजन सामग्री कितने दिन चल पाएगी। यहाँ भोजन सामग्री की मात्रा निश्चित है। ऐसी स्थिति में
यदि लड़कों की संख्या में वृद्धि होती है तो भोजन सामग्री समानुपात में कम समय के लिए बचेगी। इसलिए यहाँ लड़कों की संख्या और शेष दिनों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात है। छात्रावास में 135 लड़कों के लिए 26 दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था है। जब छात्रावास में 60 लड़के और आ जाते हैं तब लड़कों की संख्या होगी 135 धन 60 बराबर 195। चलिए मान लेते हैं कि छात्रावास में 195 लड़कों के लिए x दिन की भोजन सामग्री की व्यवस्था होगी। यदि x और y में प्रतिलोम समानुपात हो तब x के मान x1, x2, x3 इत्यादि और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि के लिए x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर इत्यादि है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 135 गुणा 26 बराबर 195 गुणा y2। इसलिए शेष दिनों की संख्या y2 होगी बराबर 135 गुणा 26 बटे 195 बराबर 18 दिन। इस तरह से यदि इस छात्रावास में 60 लड़के और आ जाए तो यह भोजन सामग्री 18 दिन चल पाएगी। आइए अब अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। मंडी ले जाने के लिए एक किसान को चावल कुछ बोरियों में भरना है। यदि वह प्रत्येक बोरी में 30 किलोग्राम चावल भरता है तो उसे ऐसी 18 बोरियां आवश्यक होंगी। यदि वह 20 किलोग्राम चावल प्रत्येक बोरी में भरता है तो ज्ञात कीजिए उसे कितनी बोरियां आवश्यक होंगी। दी गई जानकारी को हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं, जहां चर y2 बोरियों की संख्या निरूपित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक बोरी में भरी गई चावल की मात्रा और बोरियों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है या नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ चावल की मात्रा निश्चित है। यदि किसान प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा में वृद्धि करता है तो समानुपात में किसान को कम बोरियां आवश्यक होंगी, जबकि यदि हम प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा में कमी करते हैं तो समानुपात में हमें बोरियां अधिक आवश्यक होंगी। इस तरह से यहाँ प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चावल की मात्रा और बोरियों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है। समानुपात की स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि x y के प्रतिलोम समानुपाती हो, समानुपात की स्थिति में हम कह सकते हैं कि तब x के मान x1, x2, x3 इत्यादि और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि के लिए x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर इत्यादि है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि 30 गुणा 18 बराबर 20 गुणा y2। इसलिए आवश्यक बोरियों की संख्या y2 होगी बराबर 30 गुणा 18 बटे 20 बराबर 27 बोरियां। तो आज हमने देखे प्रतिलोम समानुपात के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखेंगे प्रतिलोम समानुपात से संबंधित कुछ और उदाहरण। एक खेत के 8 भाग बनाने पर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया 1182 स्क्वायर मीटर आता है।
खेत के कितने भाग बनाने पर क्षेत्रफल 394 स्क्वायर मीटर आएगा? यदि खेत के 12 बराबर भाग कर दिए जाए तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? दी गई जानकारी को हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं, जहां x 394 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाले भागों की संख्या दर्शाता है। अगर किसी आकार के बराबर भाग किए जाए तो क्षेत्रफल उतने भागों में बराबर रूप से विभाजित होता है। जितने अधिक भाग होंगे उतना ही कम प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भागों की संख्या और क्षेत्रफल में प्रतिलोम समानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का संबंध है। प्रतिलोम समानुपात के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि 8 गुणा 1182 बराबर x गुणा 394, यानी कि x बराबर 8 गुणा 1182 विभाजित 394 बराबर 24। इस तरह से प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 394 स्क्वायर मीटर तब होगा जब कुल क्षेत्र के 24 भाग किए जाए। अब चलिए ज्ञात करते हैं कि यदि खेत के 12 बराबर भाग कर दिए जाए तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए इस स्थिति में प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल चर यानी वेरिएबल y है। चूंकि यहाँ भागों की संख्या और क्षेत्रफल में प्रतिलोम समानुपात का संबंध है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 गुणा 1182 बराबर 12 गुणा y, यानी y बराबर 8 गुणा 1182 विभाजित 12 बराबर 788 स्क्वायर मीटर। यह परिणाम आप सारणी को देखकर भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सारणी में दूसरी और तीसरी स्थिति को देखकर हमें ज्ञात होता है कि भागों की संख्या आधी हुई है, इसलिए प्रतिलोम समानुपात के अंतर्गत क्षेत्रफल 2 गुना होगा। यानी कि जब भागों की संख्या 12 होगी तब क्षेत्रफल 2 गुना 394 स्क्वायर मीटर बराबर 788 स्क्वायर मीटर होगा। चलिए अगला उदाहरण देखें। विपुल अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। वह साइकिल पर प्रातः 8:15 को चलना प्रारंभ करता है। यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर की समान चाल से चलता है तो वह स्कूल के प्रारंभ होने के समय से 3 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन यदि वह 9 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है तो वह स्कूल के प्रारंभ होने के समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ज्ञात कीजिए स्कूल के प्रारंभ होने का समय क्या है। चलिए पहले इस सवाल को समझें। यहाँ हमें चाल और समय में संबंध दिया गया है। मान लेते हैं कि स्कूल प्रारंभ होने के लिए शेष समय x मिनट है। 15 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है तो वह स्कूल 3 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि x ऋण 3 मिनट में पहुंच जाता है। लेकिन जब वह 9 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है तो वह स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि x धन 5 मिनट में पहुंचता है। चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 60 मिनट है, इसलिए हम 15 किलोमीटर पर आवर बराबर 15 गुना 1000 मीटर विभाजित 60 मिनट बराबर 250 मीटर पर मिनट लिख सकते हैं। इस तरह हम 9 किलोमीटर पर आवर को 150 मीटर पर मिनट लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि चाल में वृद्धि होती है तो समय में समानुपाती कमी होती है, इसलिए चाल और समय में प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में 250 गुना कोष्ठक में x ऋण 3 बराबर 150 गुना कोष्ठक में x धन 5। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 100x बराबर 1500, यानी x बराबर 1500 विभाजित 100 बराबर 15 मिनट। यानी कि निर्धारित समय पर स्कूल पहुंचने के लिए विपुल के पास 15 मिनट का समय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विपुल की स्कूल प्रातः 8:15 से 15 मिनट बाद यानी प्रातः 8:30 पर शुरू होती है। यानी विपुल की स्कूल का प्रारंभ होने का समय प्रातः 8:30 है। आप अपने अध्यापक से चर्चा करके यह जरूर ज्ञात करें कि इस स्थिति में इकाइयां समान करना आवश्यक है अथवा नहीं।
इन उदाहरणों से आपकी प्रतिलोम समानुपात की समझ अच्छे से बन गई होगी। तो आज हमने देखे प्रतिलोम समानुपात के कुछ और उदाहरण।